हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज फिर हाजिर हैं नेम सेट PYQ 2009। और जैसा कि हम लोग 2008 का क्वेश्चन PYQ किए थे, उसमें भी बताए थे कि कैसे हम लोग वर्बली सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं बोलता रहता हूं कि करीब करीब 50% के अराउंड 40-50% अराउंड क्वेश्चन वर्बली सॉल्व किए जा सकते हैं। और जब तक वर्बली सॉल्व करने की ट्रिक टेक्निक नहीं जानोगे, तब तक आप अच्छे से जो है स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन में तो औरों को पिछाड़ना होता है। और पिछाड़ने के लिए तो आपको ट्रिक टेक्निक के बिना संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, कि हम लोग कोशिश करें कि ज़बरदस्ती नहीं है, आता है तो ज़बरदस्ती हम क्वेश्चन को उठाएंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहले कोशिश करेंगे क्या वर्बली हो सकता है। अगर हो सकता है तो वर्बली करेंगे, और जब वर्बली करेंगे तो स्वाभाविक है सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करीब करीब 40-50% जो क्वेश्चन हमारे वर्बली हो सकते हैं, अगर अच्छी तैयारी है तो। और अच्छी तैयारी नहीं है तो एक दो क्वेश्चन होना भी मुश्किल होगा, है ना। तो वो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप स्वाभाविक है 40-50% आप वर्बली कर लोगे। और हम आपको दिखाते भी हैं वर्बली कैसे। अगर आपको उस पर डीप नॉलेज होगा, अच्छे से पढ़े होगे, तो खुद जान जाओगे कि हाँ यार, ये तो वर्बली हो सकता था। ठीक है। और डीप नॉलेज नहीं होगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो ये आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो कि हम जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, बशर्ते आपको उसके विषय में, सब्जेक्ट में नॉलेज हो। तो वही फिर दिखाना चाहते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि एक हौसला बढ़ जाएगा कि नहीं, ऐसे बन सकते हैं तो क्यों नहीं। जब सर बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हो, है ना। तो आप भी बना सकते हो जब बना पाओगे। अगर कोई भी 40-50% क्वेश्चन वर्बली कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि 10-5 मिनट में आराम से आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। 10-5 मिनट में आधे क्वेश्चन हो गए। बाकी ले आराम से अपना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आधी लाइन, एक लाइन, चौथाई लाइन करना होगा, कर लेना। और आगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कैलकुलेशन जरूरत पड़ती नहीं। जब डीप नॉलेज होता है, अच्छे से नॉलेज होता है, तो 2 लाइन की भी लिखने की जरूरत नहीं होती। आधी लाइन, एक लाइन, चौथाई लाइन में भी बाकी का हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे 2000 निमसेट 2009 का जो है PYQ बात कर रहे हैं। आए हुए क्वेश्चन को हम लोग कैसे वर्बली करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 देन x इक्वल टू। अब ये तो सबको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और इक्वल टू tan उधर जाएगा तो π/4, tan π/4 1 देगा। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन बना देंगे 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू 1। तो इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर मेथड पे जाएंगे तो जैसे कि आपको जस्ट हम एक बता रहे हैं, इसको क्या करोगे, टाइम इनवर्स समथिंग हो जाएगा 2x। यहाँ पर कैलकुलेशन में जाएंगे 2x, ठीक है, प्लस 3x दैट इज 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा tan π/4, tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4 इज ऑफ कोर्स 1। अब इसको सॉल्व करोगे 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, है ना, 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब इस मेथड से नहीं करना है। कैसे वर्बली करना है, कोशिश करना है कि देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व फॉर x। तो x की वैल्यू हम इसमें डालते हैं 1/6, पहला ऑप्शन। तो आपका आ जाएगा 1/3 और इधर जाएगा 1/2। अब tan इनवर्स 1/3 1/2, तो 1/3 प्लस 1/2 करोगे, ठीक है, तो 5/6 आएगा। और नीचे 1 माइनस 1/2 1/3, तो 1 माइनस 1/6 आएगा। तो 5/6 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया। जैसे ही मैंने x की वैल्यू इसमें हम डाले तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 आया। और पता है tan इनवर्स समथिंग में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो दोनों को ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/2 दैट इज 5/6 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/6। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/6 5/6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का 5/6 डिनोमिनेटर का 5/6 कैंसिल करके 1 कर देगा, जो कि 1 आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स यहाँ पर इधर आ जाएगा, tan π/4 1 देगा। तो जैसे ही x की वैल्यू हम
1/6 यहाँ पे डाल रहे हैं और वर्बल कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 1 माइनस प्रोडक्ट कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप समझ रहे होगे। तो ये चीज़ वर्बल हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए। इसी में क्या करेंगे, जैसे हम लोग x की वैल्यू 1/6 डालेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/6 डालोगे तो 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, अब ये करोगे ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा कितना 5/6, नीचे 1 माइनस 1/6 अगेन 5/6, तो ये कैंसिल करके क्या कर देगा 1 कर देगा, जो कि 1 आना चाहिए 10 5/4। तो ये साफ साफ जाहिर है कि हम इसको वर्बली कर सकते थे, क्योंकि इस टाइप का इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, है ना, ये सॉल्व करोगे तो टाइम, लॉट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड। लॉट ऑफ टाइम को मतलब 1 मिनट तो लग ही जाएगा, आधा मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन जैसे ही ये वैल्यू डालते हो आपको ये पता भी होना चाहिए, तैयारी की भी होगी कि 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 1/3 कैंसिल करके हमारा 1 आ जाइए, क्योंकि tan इनवर्स उधर का इधर आकर के 10 π/4 1 कर देगा। तो इससे साफ साफ दिख रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है तो आराम से वर्बल हो सकता है। तो बताओ, अगर ये पढ़े होगे, आपको इसका आइडिया होगा तो वर्बल कर पा रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो जान ही नहीं रहोगे क्या फार्मूला होता है tan, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। अगर ठीक से पढ़े होगे तो एकदम एलिमेंट्री लेवल का है। देखो, कैलकुलेशन मन में करो और कल करके आंसर दे दो, पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पढ़े होगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, पढ़े होगे तो समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्बल हम दे सकते हैं। चलो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट पाथ्स इन द एक्स वाई प्लेन आर देयर फ्रॉम 1 3 to 5 6 if the path proceeds one step at a time by going either one step to the right or one step to the upward। यानी हम राइट लेफ्ट यहाँ पर ये आपका नेटवर्क डायग्राम में पढ़ाया गया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 स्टेप जाएंगे 1 3 से 5 6, तो 1 से 5 जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट में, तो इधर हम लोग 4 स्टेप चले और ऊपर 5 स्टेप चले, 3 स्टेप चले, इधर 4 चले, कोऑर्डिनेट 1 से भी हम फिगर से दिखा देंगे, इधर 4 उधर 7, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 7c3। अब 7c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा 35, 5 7 5 35, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये चीज हमने वर्बली कर लिया, आप जब पढ़े होगे तो आप भी वर्बली कर लोगे। अब कैसे कर लोगे मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे मैंने किया। यहाँ पर अगर कोई नेटवर्क डायग्राम है, इस केस में डिफरेंट पाथ हमें चलना है, यहाँ 1,3 है और इधर है आपका 5,6, तो 1,3 से आप चलोगे 2,3 2,3 देन 3,3 देन यहाँ हो जाएगा 4,3 देन 5,3 और फिर इधर चलोगे 5,4, ये हो जाएगा 5,5 और ये हो जाएगा 5,6। तो हॉरिजॉन्टल 4 स्टेप, वर्टिकल अपवर्ड 3 स्टेप, टोटल 7 स्टेप चल रहे हो। तो टोटल फैक्टोरियल 7 में ये जो 4 हॉरिजॉन्टल दे आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड वर्टिकल वाले जो है वो भी दे आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। जब भी आप इधर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाओगे, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट वर्टेक्स 1 3 to 5 6 जाओगे, ये आपको नेटवर्क डायग्राम में पढ़ाया होगा। तो कितना हम हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे न्यूमरेटर में फैक्टोरियल दैट मेनी स्टेप डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, ये कितने, ये अपने हम हॉरिजॉन्टल 4 एक तरीके के हैं अलाइक हैं और वर्टिकल 3 अपनी तरफ अपने आप अलाइक हैं, तो ये आइडेंटिकल है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, या 7 स्टेप में 4 निकाल लेंगे 4c3 तो बाकी 1 बचेगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 निकाल लिया 7c3 इज इक्वल टू 7c4, ऐसा भी कर लिख सकते हो। 7 में 4 हॉरिजॉन्टल निकाले, वर्टिकल बचे, वर्टिकल निकालो हॉरिजॉन्टल बचे, चाहे से लिखो चाहे से लिखो, चाहे आइडेंटिकल मान करके करो। तो ये आपको कोऑर्डिनेट जैसे देखोगे ना कि x 1 3 और यहाँ पर 5 6, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1 3 से आपका हो जाएगा 2 3, 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, 3 से 4 जाओगे, 4 से 5 जाओगे, तो 4 स्टेप हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ पर 3 है वहाँ पर 6 है, तो एक स्टेप गए 4, दूसरा स्टेप 5, तीसरा स्टेप 6। तो ये मन में कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल 7 में से 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल,
तो फैक्टोरियल 7 टोटल नंबर ऑफ स्टेप डिवाइडेड बाई अपने आप में आइडेंटिकल, अपने आप में आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में डिवाइड कर देते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज बताई गई होगी। कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हो, तो इधर आपको कितना 4 स्टेप चलते हैं, वहाँ 5 स्टेप चलते हैं अगर कोऑर्डिनेट 1 1 होता है ना। तो उसमें एक एक करके कम कर दोगे तो आ जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे मिल जाएगा। चलो खैर, तो अब रही बात है कि जब 7C3 होगा तो कैसे करेंगे। तो सबको पता है वर्बली, अभी जैसे मैंने किया 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 6 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने मन में किया था, इसके लिए हम लोग क्या किए थे 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, इसलिए वर्बली बोल दिया था। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये नेटवर्क डायग्राम का पता होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट पाथ्स आर देयर इफ ए पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स बाय मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ओनली, ठीक है, विद अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना। तो इस केस में हम कितना इधर चल रहे हैं कितना इधर चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप डिवाइडेड बाय ये हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले, क्योंकि अपने आप में आइडेंटिकल, अपने आप में आइडेंटिकल। तो जैसे फैक्टर 7 डिवाइडेड फैक्टर 3 बाई फैक्टर 4 करोगे तो आपको 7C3 लिख सकते हो, 7C4 लिख सकते हो। अब 7C3 की कैलकुलेशन आप वर्बली कर सकते हो, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड फैक्टर 3, तो फैक्टर 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल होता है, तो 7 5 जा 35। तो ये दोनों चीजें आराम से वर्बली, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, है ना, ये भी हो गए बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर जो भी वर्टेक्स होगा आप इसको एक्स घटा दो और वाई घटा दो, पता चल जाएगा एक्स वाले हॉरिजॉन्टल वाई वाले वर्टिकल कितना टोटल चल रहे हैं, तो वर्बल कर सकते हो। पढ़े होगे तो वर्बल समझ गए होगे, कर भी लोगे, है ना। पेन की कोई जरूरत नहीं यूज करने की, पॉकेट में हाथ डालोगे और आंसर पढ़ोगे, जवाब दे दोगे। अब नहीं पढ़ोगे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया होगा, अगर ये चीज नहीं पढ़े होगे तो कुछ समझ नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इस चीज को इतनी जल्दी सब समझ में आ जाए फिर मैथ आसान ही ना हो जाए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे वर्बली करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ए बी आर इंडिपेंडेंट विटनेसेस इन ए केस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक द ट्रूथ इज एक्स एंड दैट बी स्पीक द ट्रूथ इज वाई, इफ ए एंड बी एग्री ऑन ए सर्टेन स्टेटमेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए दो इंडिपेंडेंटली कोई स्टेटमेंट, कोई घटना को अगर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो दोनों क्या है यहाँ पर इस केस में ए एंड बी एग्री ऑन ए सर्टेन स्टेटमेंट, या तो दोनों सही बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे। मिस्टर ए का सही बोलने का, ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स है, और बी का वाई है। तो हम यहाँ पर बेस थ्योरम बात करेंगे, ठीक है, कि टोटल केसेस में क्या होगा, दोनों एक सर्टेन स्टेटमेंट पे एग्री है ना। इफ ए एंड बी एग्री ऑन ए सर्टेन, मतलब जो ए बोला वही बी बोला, तो या तो ये सही बोलेगा तो सही बोलेगा, या तो ये गलत बोलेगा वो भी गलत बोलेगा, या तो दोनों सही बोलेगा या तो दोनों गलत बोलेगा, तभी तो सर्टेन स्टेटमेंट पर सेम रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें से देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू वाला पार्ट जो ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा, ए ने भी सही बोला बी में सही बोला, दिस एंड दिस, और मतलब या तो ए भी गलत बोला बी भी गलत बोला, तभी तो एग्री होंगे, है ना। दोनों सही बोले तब बात हो गई, या दोनों गलत बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो भी बात हो गई। तो टोटल दो ही केस में एक जैसा हो सकता है, एक जैसा तभी होगा जब दोनों का सही होगा या दोनों का गलत होगा, तो ये टोटल केस हो गया। उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू का मतलब सही दोनों बोल रहे हैं, तो दो बोल रहे हैं तो ये वाला इसका पार्ट ऊपर चला जाएगा। ये है बेस थ्योरम पर, यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी विल बिहेव लाइक ए सैंपल स्पेस, और उसमें जो पूछा जा रहा है कि दोनों सही बोले वो वाला केस, तो ये हो जाएगा। अरे ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बोल तो सेम चीज रहे लेकिन दोनों गलत बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपका 1 - x - y वुड हैव गॉन टू द इट्स न्यूमरेटर, है ना। तो जो पूछा जा रहा वो सैंपल स्पेस का कितना पार्ट है। अब ये बेस थ्योरम पढ़ोगे तो तुरंत वर्बल जवाब दे सकते हो, बाकी इसमें पेन की कोई जरूरत नहीं, है ना, क्योंकि सही बोलने का ए और बी का दिया हुआ है, तो या तो दोनों सेम चीज बोले, ए भी सही बोले बी भी सही बोले, या फिर दोनों सेम स्टेटमेंट पे एग्री हो, ये भी झूठ बोले ये भी झूठ बोले, गलत बोले आई मीन, तो दो ही केस में से अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर स्पीकिंग ट्रूथ, है ना, सही बोल रहे हैं, तो इस केस में ये वाला पार्ट उसका चले जाएगा। टोटल का ये कितना पार्ट हो गया। आई थिंक यू आर अंडरस्टूड दिस। अगर बेस थ्योरम पढ़े होगे इसी टाइप का तो
बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, है ना। तो मेरा मतलब है कि अच्छे से नॉलेज होगा तो इन सब में पेन की जरूरत ही नहीं है ना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे वर्बली करते हैं। There are 10 points in a plane. Out of these, 6 are collinear, and number of triangles formed by joining these point. 10 में से 6 कोलिनियर है। तो टोटल, जब ये तो वर्बल सबको पता होगा कि 3-3 पॉइंट को लेकर के हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। जब ट्रायंगल बनाना होगा तो 3-3 का सिलेक्शन चाहिए होगा। 3 पॉइंट मिलकर के ही ट्रायंगल बनता है। लाइन होगी तो 2-2 पॉइंट होता है। क्वाड्रिलेटरल होता तो 4-4 का कॉम्बिनेशन से एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। पेंटागन होगा तो 5-5, बेसिक तो आइडिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 3-3 का ले लेंगे टोटल, तो 10C3 कैलकुलेट करते हैं भी वर्बली, और माइनस बिकॉज 6 आर कोलिनियर। अब सबके सब डिफरेंट होते तो 6C3 वुड हैव बीन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, लेकिन बिकॉज ऑफ कोलिनियर दे विल नॉट बी फॉर्मिंग इन अ सिंगल ट्रायंगल, तो इसलिए घट जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 10C3 और माइनस 10C3 माइनस 6C3, कोलिनियर वाले हटा दिया। तो 10C3 का कैलकुलेशन करोगे वर्बली, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 3। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ पर कैंसिल करेगा 3 से, तो उधर 3 बचेगा 9 को कट करके, और इधर 4 कट करके बचेगा। तो 4 × 3 12, 12 × 10 120 हुआ, और 6C3 तो आपको पता है 20 होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में भी क्या होगे, 6C3 का क्या होगा, है ना। तो 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 6 कैंसिल हो गया तो 20। तो 120 में 20 घटाओगे तो 100 बचेगा। तो इसका भी आंसर वर्बली 100 का ही होना चाहिए ये। अब इसको समझाने के लिए एक बार लिख के देखते हैं कि आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 6 आर कोलिनियर। अगर सबके सब नॉन कोलिनियर होते, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाते हैं 10C3। अब उसमें से 6 कोलिनियर है। कोलिनियर तो कभी ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, लाइन होती तो अपने आप में एक लाइन बनाते। तो कोलिनियर की वजह से हम लोग क्या करेंगे, 6C3 घटा देंगे, यही आंसर हो गया। अब ये हो जाएगा 120। मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, देखिए अभी बता रहा हूँ। 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ठीक है, और माइनस इस केस में 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। ये कैंसिल करके 20 किए थे, और इसको कैंसिल करके यहाँ पर 3, और इसको कैंसिल करके यहाँ पर 4 कर दिए थे, है ना। 2 बचा, फिर 2 कैंसिल। तो 12 × दिस, ये मन में कर लिया, ये भी मन में कर लिया। यही चीज़ ये तो आपको साफ साफ जाहिर है, इतना तो बहुत एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, ये तो किए होंगे, है ना। कभी 4 पॉइंट कोलिनियर, कभी 5 पॉइंट कोलिनियर, कभी तो टोटल नॉन कोलिनियर मान करके कोलिनियर वाला चीज़ निकालो, है ना। अगर लाइन की बात होती तो एक और ऐड कर देते, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट अपने आप में तो लाइन बनाएंगे। अगर पढ़े होगे तो समझ रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये भी वर्बल है, यही है। इसी का कैलकुलेशन मन में कैलकुलेट करके आप बिना पेन का यूज किए वर्बल आंसर दे सकते हो। अगर करना भी पड़े तो इसमें कौन सा कैलकुलेशन की जरूरत है। हम तो मैं समझता हूँ सिंपल सा कैलकुलेशन कैन बी डन वर्बली, और बाकी कंसेप्ट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े होगे तो जान रहे होगे। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट एग्जिस्ट फ्रॉम सेट ए विद m एलिमेंट इनटू द सेट A क्रॉस A। देखिए ये आपको A पर A क्रॉस A, तो आपका m² हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर m²। 2 का पावर m² कहीं नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर, 2 to the power m², दिस विल बी द आंसर। अब दिस क्वेश्चन पहले इसको समझो, ये तो कुछ भी नहीं है, वर्बल है। जैसे हम कोई सेट A लेते हैं और कोई सेट B ले लेते हैं, है ना। इसमें मान लो m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस हो जाएंगे m × n हो जाएंगे फ्रॉम द सेट A टू सेट B। सेट A टू सेट B कर लेते हैं। सेट A टू सेट B, जस्ट एक मिनट। हाँ, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। सेट A टू सेट B यहाँ पर करेंगे A टू B में, तो यहाँ पर हो जाएगा m × n। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं
तो इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो एक क्रॉस बी में 4 इंटू 5 20 होंगे। इसमें m है, इसमें n है, तो एक क्रॉस में m इंटू n होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है रिलेशन वो a क्रॉस a से बना रहा है, तो ये भी m और ये भी m, तो इसमें हो जाएगा m इंटू m, यानी m स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम बात करेंगे a क्रॉस b में, तो इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे m स्क्वायर हो जाएंगे, m स्क्वायर हो जाएंगे। और सबको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर m स्क्वायर, दैट विल बी गिविंग यू द नंबर ऑफ रिलेशन। जितने भी सबसेट बनते हैं, जैसे अगर हम कोई सेट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कोई सेट A लिया और इसमें मान लो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट लिया, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 का पावर 3 दैट इज 8, और जितने भी सबसेट हैं ईच एंड एवरी सबसेट विल बी द रिलेशन। तो कुल मिलाकर के यहाँ सेट A टू A है, तो M टू M, तो M इंटू M, M स्क्वायर विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड 2 टू द पावर M स्क्वायर विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ रिलेशंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ M इंटू N होता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते m इंटू n हो जाते कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फिर सबसेट 2 का पावर m इंटू n होता है, तो यहाँ पर a क्रॉस a है, a का a में, तो m का m में, तो m क्रॉस m, m स्क्वायर विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, और जितने एलिमेंट उसका में 2 का पावर कर दो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल गिव नंबर ऑफ रिलेशंस, आई मीन नंबर ऑफ सबसेट्स ही नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे वर्बली कर देंगे। इसमें से कोई का अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ना नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं और रिलेशन क्या होते हैं, तो अगर वो पता होगा तो वर्बल है, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिएगा ये कोई फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर माइनस 3 है ना, लिखा हुआ है वेयर स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 1 to 2, ठीक है, ऑफ द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे इस फंक्शन में 1 डालोगे, इसको स्क्वायर हटा दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ी देर के भूल जाओ, जैसे 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 तो आ जाएगा -2, और जैसे 2 डालोगे तो 1 आ जाए, तो -2 से 1 जाओगे, ओपन ब्रैकेट है, तो -2 से 1 जाओगे तो बीच में कितने इंटीजर पड़ेगा -1 और 0, दीज आर द 2 इंटीजर, जहाँ पे ब्रेक होगा तो आंसर 2 होगा, वर्बल है। अब इसको समझाते हैं कैसे वर्बल होगा। पहले यहाँ पर देखो, इसको समझिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है, अभी स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा ग्रेट इंटीजर। अब जैसे इसका ओपन ब्रैकेट है, एफ ऑफ 1 डालोगे तो वर्बली कर लोगे -1 आएगा, -2 आएगा, है ना, और एफ ऑफ 2 डालोगे तो आ जाएगा +1 आया, डाल दिया इसमें। अब जब ग्रेटेड इंटीजर लोगे तो यहाँ -2 से यहाँ पर -2 से 1 तक जाओगे तो कितने इंटीजर पड़ेगा मिलेगा, यहाँ पर एक तो मिलेगा -1 का, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, -1 एंड देन 0, तो इन दोनों के बीच में दीज आर द ओनली 2 इंटीजर वेयर द फंक्शन विल ब्रेक। तो क्योंकि ये ग्रेट इंटीजर फंक्शन है, जहाँ इसको इंटीजर मिलता है वो जंप करता है, तो जैसे -2 से बढ़ोगे, पहली बार इंटीजर -1 मिला, -1 पे जंप किया, फिर अगली बार इंटीजर उससे आगे बढ़े, 0 पे मिला, 0 पे ब्रेक किया, और ये तो ओपन ब्रैकेट है, ओपन, दिस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द बाउंड्री वैल्यू बिकॉज ऑफ ओपन ब्रैकेट, है ना। तो इसके बीच में, दोनों बाउंड्री के बीच में हम यहाँ पर कितना इंटीजर मिला है उतनी जगह पर फंक्शन ब्रेक होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटेड इंटीजर हर एक इंटीजर पर जंप करता है, ब्रेक होता है, ठीक है। अगर बाउंड्री वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर 1 और 3 डाल देते, देखिए इसी में 1 3 डालते तो वर्बली करते हैं, जैसे 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 डालोगे तो यहाँ पर 1 स्क्वायर -3 -2 मिला, और 2 की जगह पे 3 डाल देते तो 3 स्क्वायर करोगे तो -6 मिलेगा। तो अब यहाँ पर हुआ -1 -2 से लेकर के 6 तक। अब -2 से लेकर के 6 के बीच में कितने इंटीजर पड़ेंगे, -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा और 5 और पड़ेगा, टोटल 7 हो गए। इसके बीच में -1 0 2 इधर हो गए, और फिर 1 से लेकर के 5 तक। तो अगर यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू 1 से 3 होता तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस वुड हैव बीन 7, -1 0 1 2 3 4 5, इन दोनों को के बीच में
इन दोनों के बीच में। तो यही जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो दोनों बाउंड्री डाल देना और जो वैल्यू आएगी देखना उसके बीच में जितने भी इंटीजर होंगे हर एक इंटीजर पर गेट इंटीजर फंक्शन जंप करता है। तो ये आप स्टेप वाइज फंक्शन है, आप जब किए होगे तो मैं समझ रहा हूँ कि गेट इंटीजर का ट्रेसिंग जान रहे होगे कैसे कैसे होगा। ये 0 से 1 तक ऐसे जाएगा, हर एक इंटीजर पर ब्रेक हो रहा होगा, है ना, हर एक इंटीजर पर ब्रेक है क्योंकि इंटीजर निकालता है, इंटीजर फंक्शन है। तो जहां जहां पे ब्रेक होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये बताओ आप ही कि क्वेश्चन वर्बल हो सकते हैं नहीं सकते हैं? जैसे 1 डालोगे 2 डालोगे पता चला गया दोनों इंटीजर उसके बीच में जितने भी इंटीजर होंगे दीज आर द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अगर आपको ट्रेसिंग पता होगा, ये चैप्टर पढ़े होगे तो उसका मीनिंग समझ रहे होगे तो वर्बल है, नहीं समझ रहे होगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is 3/3 मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस, देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मॉड ऑफ A टू द पावर ऑर्डर -1। तो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू 3 दिया है, तो 3 का पावर 3 - 2 3 स्क्वायर 9 विल बी द आंसर। तो आंसर यहाँ पर इस केस में 9 होगा, क्योंकि पहले समझो एक कोई मैट्रिक्स जो एडजॉइंट ऑफ ए होती है उसकी जो वैल्यू निकालते हैं उसका मॉड ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1। तो ये तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है 3, तो 3 का पावर और ऑर्डर 3/3 है तो 3 - 1, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर दैट इज 9 इज द आंसर। तो ये सब पढ़ोगे, प्रॉपर्टी बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स टू द पावर ऑर्डर -1। तो ये भी दिया 3/3 करके ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कहते हैं कोई मैट्रिक्स ए 4/4 है, ए कोई मैट्रिक्स है मान लो 4/4 है और इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 11 है और कहते हैं भाई कि एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ ऑर्डर भी पता वैल्यू पता है, तो हम इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या है? मॉड ऑफ ए टू द पावर यहाँ पर ऑर्डर -1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 टू द पावर यहाँ हो जाएगा ऑर्डर 4/4 है तो 4 - 1 3, तो 11 की 1331, तो वर्बल हो गया। तो यही चीज वर्बल है ना। इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट मतलब इसकी वैल्यू, तो ये फार्मूला यूज करोगे, ये भी दिया ऑर्डर, तो वर्बल कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। पता है तो क्लियर है। हम एक और एग्जाम्पल दे करके तुमको समझा दिए। तो ये फार्मूला अगर कोफैक्टर की वैल्यू निकालता तो भी यही फार्मूला होगा, क्योंकि एडजॉइंट और कोफैक्टर में सिर्फ ट्रांसपोज का अंतर होता है और ट्रांसपोज लेने पे वैल्यू तो चेंज होती नहीं। तो आप पढ़े होगे तो समझ रहे होगे। अगर हम इसका एक कोफैक्टर की पूछती है वैल्यू, मान लो यहाँ पर एक कोफैक्टर का पूछता तो भी इसका वैल्यू यही होता है। मैं समझ रहा हूँ, सब पढ़े चीजें होगी। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स वैल्यू पूछे तभी उसका सेम फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसपोज का अंतर है। ट्रांसपोज लेने पर कोफैक्टर के ट्रांसपोज तो एडजॉइंट बन जाएगा और ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू तो चेंज होती नहीं, तो फार्मूला में सेम। अब बताओ वर्बल हो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जो अगर पढ़े होगे तो हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज कोई भी पेन की जरूरत नहीं, सबका कैलकुलेशन वर्बल है। और जब कोई चीज वर्बल करते हैं तो कुछ सेकंड जवाब देते हैं, है ना। हम लोग मिलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x, देन x सैटिस्फाई द इक्वेशन। x सैटिस्फाई मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का सॉल्यूशन। अब आप इसको थोड़ा एनालिसिस करो, क्योंकि अगर आप इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो इक्वेशन बनाओगे तो साइन इनवर्स में साइन में इनवर्स करके कर लेना, cos इनवर्स को साइन में कर लेना, फिर सीधा फार्मूला है, आप इसका यूज करोगे। लेकिन उसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो मुश्किल है। तो इसका सलूशन एक तरीके से एक्सैटिस्फाई मतलब सलूशन पूछा जा रहा है, तो एनालिसिस करो। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, b² - 4ac, नो सलूशन। तो कोई इसकी रियल वैल्यू ही नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। b² - 4ac करो, देखो नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, काम खत्म। इसको अगर वर्बली हम बात करते हैं तो x कॉमन है तो इक्वल टू 0 आएगा एक सलूशन, और एक और कुछ आएगा, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। इक्वल टू जैसे 0 आएगा चेक करो, 0 होगा तो दूसरा भी हो सकता है, तो देखते हैं 0 नहीं होगा तो दूसरे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों होगा नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं इसमें 2 रूट आएगा, दोनों का एक होगा एक नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा, तो दोनों नहीं होगा। जैसे हम 0 डालेंगे, साइन इनवर्स 0, cos इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0, तो ये 0 0 बराबर हो गया, तो cos इनवर्स 1 इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ 0 भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो दूसरा जरूरत ही नहीं चेक करने के लिए। आ जाओ तीसरा, इसमें अगर थोड़ा सा एनालिसिस करो तो x इक्वल टू
इवन है माइनस -1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ पर साफ साफ इसका रूट दिख रहा है, डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 डालेंगे तो साइन इनवर्स -1 और ये साइन इनवर्स +1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कास इनवर्स 2। अब एक कास इनवर्स 2, तो कास इनवर्स समथिंग तो -1 से 1 तक वेरी करता है, तो ये भी इनवैलिड कर देगा, ये भी इनवैलिड कर देगा। x इक्वल टू -1 इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। यहाँ पर cos इनवर्स 2, cos इनवर्स समथिंग में समथिंग शुड वेरी फ्रॉम -1 to 1, देन ओनली इट विल बी मीनिंगफुल, तो दैट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, और यहाँ पर भी वैल्यू साइन इनवर्स यहाँ पर -1 आ रहा और साइन इनवर्स 1, दैट इज आल्सो इट वोंट बी सेम। तो कुल मिलाकर के x इक्वल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर एक करता तो फिर दूसरा भी चेक कर लेते, क्या दूसरा भी कर रहा है, दोनों करेगा तभी तो उसका सोल्यूशन होगा। तो एक कैसे पता चल गया इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इसका जीरो नहीं किया, इक्वल टू -1 यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हिट एंड ट्रायल से, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको अनडिफाइन कर रहा है, तो इसलिए नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। पढ़े होगे तो जाने होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं लोग। अब यहाँ पर इफ दिस बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ 1 + x - 2x स्क्वायर टू द पावर 6 इज इक्वल टू दिस, है ना, इस पॉलिनोमियल है, तो स्वाभाविक है 12 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। देन द वैल्यू ऑफ, ये जो है कोफिशिएंट के वैल्यू, कोफिशिएंट A2 A4 A6 इवन वाला पूछ रहा है, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या करना है। देखिए सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द वेरिएबल टू 1। तो जैसे हम वेरिएबल को 1 डालेंगे तो यहाँ पर वर्बली कैसे करेंगे, जैसे इसमें 1 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इधर आपका 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा A1 + A2 + A3 + A12, सारे कोफिशिएंट बचेंगे, x विल बी एलिमिनेटेड क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1। तो जैसे पुट करेंगे इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0, राइट हैंड साइड में 1 + A1 + A2 + A3, समझ रहे होगे बात। और जैसे x इक्वल टू, देखिए सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा जाता है तो सीधा वेरिएबल इक्वल टू 1 डाल दो, जो आएगा वो आंसर हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब सम ऑफ ऑल द इवन कोफिशिएंट पूछेगा, सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट पूछेगा, तो हाँ दिमाग लगाना है। तो उस केस में तो एक तो ये बनेगा, था उस समय x इक्वल टू -1 डालना पड़ता है, दोनों डालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट इवन पूछेगा तो जैसे 0 x इक्वल टू 1 डाला तो 0 इक्वल टू A1 1 + A1 + A2 + A3, और जैसे इक्वल टू -1 हमेशा 1 एंड -1 ही डालना है, एक बार ऐड करना है तो सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट आ जाएगा, और घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर डिपेंड करेगा पूछा क्या जा रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। तो जैसे 1 डाला तो यहाँ पर 2 का पावर 0 का पावर 6 0 0 इक्वल टू 1 + A1 + A2 + A3 इक्वल टू -1 डालेंगे, जैसे -1 डालेंगे तो 1 -1 और ये आपका -2 रहेगा, क्योंकि -1 टू द पावर 2 करोगे तो पॉजिटिव कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये 1 और -1 कैंसिल हो गया और ये एजिटी रहेगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 6 इवन है तो 2 पावर 6 आ जाएगा, तो 2 का पावर 6 लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 - A1 + A2 - A3 + A3 ऐसे चलेगा। अब जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, A1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 करके 2 हो जाएगा, इधर 0 + 2 का पावर 6 में 2 जाएगा, 2 पावर 6 कितना होगा 64 में 2 जाएगा तो 62 बचेगा, और उधर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 31 विल बी द आंसर। तो ये शायद आप वर्बली तभी कर पाओगे जब आप इसको समझोगे। अभी मैं इसको फिर से समझाता हूँ, अब फिर मन में करना। देखिए जैसे x इक्वल टू हम 1 डालेंगे, है ना, 1 डालेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यहाँ पर 1 + A1 और + A2 और + A3 + A4 + .1 + A12 हुआ। और जैसे ही x इक्वल टू अब -1 डालेंगे, जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछेगा तो इससे काम हो जाता है, और जैसे सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट इवन कोफिशिएंट इक्वल टू -1 डालना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी चीजें आ जाएंगी। तो ये पढ़ाया गया होगा। तो जैसे -1 डालोगे तो इधर देखिएगा 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो +7 हो जाएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो गया, तो इधर आएगा 2 का पावर 6। अब इधर देखिएगा क्या हमने जो 1 मान में किया था 1 माइनस, ये ऑड वाला नेगेटिव कर देगा, इक्वल टू -1 डाला तो इधर A1 और + A2 - A3 + A4 ऐसे करते करते A12 आ जाएगा प्लस का, यही तो मन में कर लेना है ना, A12। अब जैसे ही इसको ऐड करोगे तो इधर आएगा 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 1 1 करके 2 कर देगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
है ना। तो 2 टाइम्स आप मिलेगा आपका a1 प्लस a4 और प्लस अप टू डॉट a12, और ये 2 सबट्रैक्ट होगा तो 64 2 का पावर 64 में 2 गया तो 62, और इधर आपका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो बचा यहाँ पर बचा क्या, a2 से शुरू होगा, a2 a4, तो ये बचेगा क्या 31। यही हम लोग वर्बली किए थे। अब यही चीज वर्बली कोशिश करके देखेगा। जैसे हम लोग 1 डालेंगे तो 0 1 प्लस a1 प्लस a2 हो गया, और जैसे -1 डालेंगे तो 2 का पावर 6 और इधर 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस माइनस प्लस 1, जैसे ऐड करोगे तो 0 प्लस 2 पावर 6 यानी 64 हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ ये 2 प्लस यहाँ पर a2 प्लस a4 प्लस ऐड हो जाएगा। ये 2 जो 1 1 2 करके उधर घटेगा तो जाएगा 62, 64 माइनस 2 64, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 31, 62 डिवाइड बाई 2 विल बी 31। तो ये चीज अगर पढ़ी हुई है चीज तो वर्बल कर सकते हो। अगर पढ़ी हुई होगे तो इस टाइप के तो बहुत सारा क्वेश्चन किए होगे बाइनोमियल थ्योरम में, है ना। तो जान रहे होगे कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, इवन कोफिशिएंट, ऑड कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल इक्वल टू 1 डालते हैं, है ना। y भी होता है तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 डालते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो पढ़े होगे तो वर्बल समझ पा रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ोगे तब जानोगे। दिस आर वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन दैट कैन बी डन वर्बली। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, यहाँ पर द स्मॉलर एरियाज ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाई y इक्वल टू 2 माइनस x, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, एंड द सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज। देखो कितना आसान है। अब ये साफ साफ इसका ट्रेसिंग मन में कर लो। सबको पता है कि इसका सर्किल का सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। तो जब आपका ये करोगे तो उस केस में सर्किल टिप दिमाग में है, कहाँ ट्रेसिंग होगी। और ये y इक्वल टू 2 माइनस एस का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 का इंटरसेक्ट बनाएगा। तो जहाँ रेडियस x एक्सिस y से कट करेगा वहीं से लाइन गुजरेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर सर्किल में ट्रायंगल के एरिया घटा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्वार्टर सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर के यहाँ पर रेडियस 2 है तो यहाँ पर 4 पाई हुआ, पाई इंटू 2 स्क्वायर 4 पाई हो गया। सर्किल का उसका 1/4 किया तो पाई बचा, पाई और माइनस ट्रायंगल के एरिया 2 के इंटरसेक्ट बनाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल हो जाए 2, तो पाई माइनस 2 विल बी द आंसर। तो पाई माइनस 2 कहीं पे है, यस। देखो मैं फिगर से समझाता हूं, आप खुद कहोगे नहीं आए, ये वर्बल क्वेश्चन है। ये हम लोग क्या किए, सर्किल बनाए और सर्किल का यहाँ पर जो रेडियस है वो 2 यूनिट है ना। ये 2,0 और ये 0,2 पे कट करेगा, सेंटर 0 0, ये तो पता होगा सर्किल पढ़े होगे तो। अब ये लाइन जो है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज एज गुड एज x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो 2 का इंटरसेक्ट बनाएगी, तो ये है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, ये वाला चीज पूछा जा रहा है, इसका एरिया। तो हम क्वार्टर सर्किल में पूरे सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 पाई, 4 पाई का 1/4 करोगे तो पूरा क्वार्टर का पाई बचा, और पाई में ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ इंटू 2 इंटू 2 तो 2 बचेगा। तो इसके ट्रायंगल के एरिया 2 यूनिट हुआ और क्वार्टर के एरिया क्या हुआ, पाई। तो पाई माइनस 2 विल बी दिस शेडेड रीजन एरिया, smaller part of the area है ना of the circle and this line, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स या x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये लाइन और सर्किल में एक तो ये लार्जर पार्ट हुआ, स्मॉलर पार्ट हुआ, स्मॉलर पार्ट इज बीइंग आस, आई मीन दिस इज बीइंग आस। अब आप बताओ, खुद सोचो कि हम इसको वर्बल कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन को ट्रेस करना मन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऑल द सेम। तो पता है जहाँ रेडियस 2 है, जहाँ पे कट करेगी वहीं से गुजरेगा। तो ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता है ना, तो 2 वर्बल आ रहा है, और सर्किल का एरिया पता है, उसका 1/4 किया तो पाई आ रहा, तो पाई में 2 घटाओगे तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरिया पाई माइनस 2, दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो ये वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एरिया बाउंड्री रीजन पढ़े होगे, ट्रेसिंग का आइडिया होगा तो कर पाओगे, नहीं तो फिर समझ सकते हो क्या होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे वर्बली करेंगे, स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस मीट्स ऑन। देखिए अब यहाँ पर इसको हम k को एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, उधर k इंटू 1 बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला कहीं है, यस।
देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो x बाई ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी, इधर लेफ्ट लेफ्ट में तो ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा y बाई बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एनी इक्वेशन ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड हाइपरबोला। अगर प्लस होता तो क्या होता इलिप्स, और अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर हो और प्लस हो तो सर्किल। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। तो जैसे के एलिमिनेट करोगे कैसे एलिमिनेट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, के इंटू 1 बाई के राइट हैंड साइड 1 हो गया, लेफ्ट हैंड में ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। प्लस है तो इलिप्स। तो अगर कोनिक सेक्शन पढ़े होगे तो पता ही होगा, जैसे हम लोग सर्किल पढ़े तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अभी 4 था तो सर्किल है सेंटर 0 रेडियस 2, तो पढ़े होगे तो वर्बल है, पढ़े होते तो स्टैंडर्ड चीजें। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, देखते ही उड़ा देना है। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूनिट। ठीक, द इक्वेशन दिस एंड दिस इज 0 इफ इट इज नोन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी। जीपी में तो हम जब रूट्स लेते हैं तो क्या लेते हैं ए बाई आर, ए और ए आर। जीपी में लेते हो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू माइनस ए थ्री बाई ए वन, तो ए जीरो ए वन ए टू थ्री, तो आपका यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू माइनस 64, तो एक रूट ए इक्वल टू -4 आया। अब -4 हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो -4 डालेंगे तो इस केस में निगेटिव का 64 प्लस का 64 कैंसिल हुआ, यहाँ -4 डालोगे, यहाँ भी -4 डालोगे, तो इस केस में 96 डिवाइडेड बाई -4 ही करोगे तो उस केस में -24 आ गया। करेक्ट, -24 विल बी द आंसर। अब देखो बता रहा हूँ कैसे वर्बल, तो थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन ये कैलकुलेशन वर्बल हो जा रहा है। कैसे, जैसे आपको पढ़े होगे कि इस केस में अगर रूट जीपी में है तो हम लोग ए बाई क्या ले लें, ए बाई आर इंटू ए आर लेंगे, और इसका जो होता है -a3 बाई ए नॉट, A0 A1 A2 A3, तो -64 बाई 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये 1 है, और -5 निगेटिव 5 ये थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़े होगे। ठीक है, तो ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा -64, तो ए इक्वल टू हो जाएगा -4, और ए इज वन ऑफ द रूट है ना, इसका एक रूट ए बाई आर, इसका एक रूट ए है, तो यानी एक्स इक्वल टू एक तरीके से -4, एक रूट इसका मिल गया, एक रूट आउट ऑफ 3 रूट्स उच्चारण जीपी, एक वैल्यू एक्स की वैल्यू ये है, एक एक्स की वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इक्वल टू ए है, तो ये डाल दिया। जैसे यहाँ पर डालोगे, अब देखियो एक्स की वैल्यू -4 डालोगे तो ये और ये 64 और -64 कैंसिल कर देगा, और जैसे माइनस एस की वैल्यू -4 डालोगे तो यहाँ पर क्या हो गया 16 इंटू 6 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 डाला तो यहाँ पर 16 इंटू 6 96 हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 96 डिवाइडेड बाई 4 24 आएगा, और यहाँ पर माइनस क्यों आएगा पता है आपको, है ना, क्योंकि ये भी माइनस उधर जाएगा तो माइनस, तो -24 विल बी द आंसर। तो ये चीज जैसे हम रूट्स इसको जीपी में लेते हैं, है ना, तो एक रूट वर्बल निकालते हैं और वही इसको सेटिस्फाई करा करके और के की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स वैल्यू डालो तो कैंसिल हो, बस यही में तो कैलकुलेशन है जो कि वर्बल हो रहा है। ठीक है, बशर्ते ये चीज पढ़े होगे, प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा मतलब 3 रूट होते हैं, तो ये पढ़े होगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसी को हम S3 बोलेंगे, इज इक्वल टू -A3 बाई ए नॉट होता है। अगर पहला कोएफिशिएंट A0 1 है, देन A1 6 है माइनस का, A2 k है, और A3 यहाँ पर 64 है, तो -A3 बाई ए नॉट होता है, यानी -64। और यहाँ जीपी में तो ये अगर एपी में होते तो a माइनस डी ए प्लस डी लेते तो सम करते, तो S1 करते, तो सम ऑफ द रूट होता है -6। ठीक है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जीपी न रूट होकर के सम होता तो रूट लेते a माइनस डी और a प्लस डी, एक रूट निकाल लेते हैं। बेसिक आइडिया इज टू गेट द वन। अब सम करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 6, क्योंकि -a1 बाई ए नॉट होता है, -b बाई ए, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो a एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 2, क्योंकि इसका एक रूट जो है a भी है, s की एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू अगर एपी में होते जो कि नहीं है तो वहाँ पर हम लोग सम वाला अप्लाई करके रूट निकालते, वो सेटिस्फाई करते। जीपी है तो प्राडू वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक रूट मिलेगा, उसको डालेंगे तो के वैल्यू आ जाएगी। दिस हाउ वी डू इट। ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। नहीं पढ़े होगे तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा चीज है, वर्बल है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए यहाँ पर कि y इक्वल टू एफ एक्स इज एन आर डिफरेंशियल फंक्शन डिफाइन ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंटू प्लस सच दैट एफ ऑफ एफ डैश 3 यानी 3 पर डेरिवेटिव -2 है और देन -3 पे डेरिवेटिव चाहिए। अरे इस पर ये है, उसी के माइनस पर उतना ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, कितना -2 विल बी द आंसर, कहीं है, यस ये आंसर होगा। समझिए, अगर कोई ट्रेसिंग पढ़े होगे, अगर कोई आर्ट फंक्शन होता है, ठीक है, तो इस केस में मान लो ये आर्ट फंक्शन है, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर 3 पर जो स्लोप होगा तो -3 पर भी वही स्लोप होगा, इतना यहाँ पर 4 पर भी स्लोप होगा तो -4 पे वही स्लोप होगा, मतलब पैरेलल होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन के उधर जैसा रहेगा वैसा इधर रहेगा। तो देखोगे कहीं पॉइंट पर आप लोगे प्लस का 3 पर यहाँ पे लोगे तो -3 लेना, तो लाइन विल बी पैरेलल, देन स्लोप विल बी इक्वल, तो जैसे स्लोप इसका ये तो इसका भी वही होगा, जितना उधर होगा उतना उधर होगा, तो स्लोप भी बराबर होगा। कोई भी ऑड फंक्शन ट्रेस कर लो, ठीक है, मान लो साइन इज ऑड फंक्शन, साइन यहाँ पर ये कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर π/2 पर स्लोप 0 होगा तो -π/2 पर स्लोप 0 होगा, 45 पर यहाँ पर स्लोप ऐसे होगा तो -45 पर भी ऐसे होगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं होगी, मतलब स्लोप बराबर होगा नहीं बराबर होगा, तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए 3 और -3, क्योंकि ओरिजिन सिमेट्रिक होगा, जितना उधर उतना उधर, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो इसका -2 इसका -2। अगर आपको फंक्शन पढ़े होगे, ट्रेसिंग पढ़े होगे, आड इवन फंक्शन का आइडिया होगा, क्या आड क्या मतलब क्या होता है, इवन का मतलब क्या होता है, तो देखते उड़ा देना, सेकंडों नहीं लगे। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A set contains 2n plus 1 elements if the number of subsets which contain at most n elements is this much, at most n, ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट हो, 2n plus 1 यहाँ पर एलिमेंट है, तो इस केस में एट मोस्ट n एलिमेंट कंटेन करने वाले यहाँ पर कितने, 4096, देन द वैल्यू ऑफ n, वेरी गुड। देखिए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर सबसेट बनते हैं, जैसे अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो 2 का पावर n अभी पता है, 3 एलिमेंट है, 2 पावर 3 दैट इज 8 सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट का आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2n plus 1 है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट, तो 0 शुरू करो, 0 से n तक जाओगे तो आधे होंगे, तो 2 का पावर 2n plus 1 टोटल का आधा कर देंगे, इट इज इक्वल टू 4096, और 4096 होता है 2 का पावर 12 होता है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो वर्बल हो जाएगा। तो इधर आपका 2 का पावर 2n इज इक्वल टू 2 का पावर 12, 2n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर पहले तो सेट में, अगर कोई सेट है पहले इसकी थ्योरी समझाते हैं। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 है, ये 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 हो जाएंगे। अगर ये n होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट n हो जाएंगे। अब इसमें 2n plus 1 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 2n plus 1 हो गए, समझे चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 0 से n तक जा रहा है, 0 शुरू हो रहा है n तक, तो आधे होंगे, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, 4096 टोटल नंबर सबसेट, क्योंकि आधे इधर आधे उधर, n और बीच का एक है ना, तो यहाँ पर 0 से जब n तक जाओगे तो हाफ हाफ होंगे, हाफ ऑफ दिस साइड हाफ ऑफ दैट साइड। अब यहाँ पर जब कैंसिल करोगे तो 2 का पावर यहाँ पर 2n और इज इक्वल टू यही 2 का पावर 12 होता है, तो 2n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 6 वर्बल किया। यही चीज समझना है, टोटल नंबर ऑफ सबसे पूछता तो इतने होते, अब 0 से लेकर के मैक्सिमम n तक, मतलब 0 से 5 जो है वो भी इसका सबसेट होगा, 0 से लेकर n तक आधे होंगे, तो इसका जैसे आधा किया गिवन है। अब यहाँ पर 2 का पावर में है ये, इसको भी 2 पावर में ब्रेक कर लेंगे, ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है, तभी ऐसा है, 2 पावर में ब्रेक हो जाएगा तभी ऐसा देगा, तभी वर्बल कर पाएंगे। तो अब ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, अगर आपकी उसकी थ्योरी का डिटेल नॉलेज है, अच्छे से थ्योरी में कंसेप्ट क्लियर है, तो 40 से 50% क्वेश्चन रफली आप वर्बली उड़ा रहे हो, और हर एक जब वो क्वेश्चन वर्बल करोगे तो 5 सेकेंड 4 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं कुछ लगने वाला है, ठीक है। तो 10-5 मिनट में आपको आधे क्वेश्चन कर डाल रहे हो, आधे क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कैलकुलेशन, जहाँ पेन का यूज करना पड़ेगा, जब पेन का यूज करना पड़ेगा तो उसमें भी कुछ चीजें सेकेंडों में हो जाएंगी, कुछ आधा मिनट में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्वार्टर मिनट में, कुछ 1 मिनट में। तो
यही हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती नहीं सॉल्व करना है, जो चीजें आपको आ सकती हैं वर्बली, इनको वर्बली कोशिश करो, और वर्बली कोशिश तभी ये सक्सेसफुल होगे जब उसको डिटेल नॉलेज होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, उसको एक एक चीज बारीकी से डीप स्टडी करो और कोशिश करो वर्बली उड़ा दो, ठीक है, जिससे समय बचे और उनको पिछाड़ पाओ। तो ये आपको आदत अभी से डालना है। हम ये दिखाने का मेरा मतलब यही है कि जब हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि उस चीज में जो चीजें हैं वो आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं, तो जब हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप जानोगे, आप भी वही कर लोगे, कौन सी नई बात है। तो ऐसे ही करो, मैं समझता हूँ कि और हम आपको दिखाएंगे अगले उसमें, फिर नए आपका निमसेट के साथ आएंगे PYQ में नए ईयर का, ठीक है, 2009 के बाद देखते हैं कोई नया PYQ निमसेट कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हम कैसे 40-50% क्वेश्चन कैसे हम वर्बल उड़ा दे रहे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो वर्बल हो सकता है, लेकिन टाइम का रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो इसीलिए आप एक बार देखिएगा, आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट निमसेट का PY के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं जो कहा है उसको फॉलो करिए, समझिए और अप्लाई करिए, मैं समझता हूँ कि जरूर बेनिफिट होगा, इससे आपको इंस्पायरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आप उधर की ओर सोचोगे तो करोगे, करोगे तो नथिंग इम्पॉसिबल। बाकी किसी टाइप का हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।